सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी कक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। कल हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, एकदम बेसिक पढ़ा था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हमको आगे बढ़ना है हमारी किताब के हिसाब से। तो किताब में सबसे पहली चीज दे रखी है आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था, आपको नाम तो लिया था। तो हम आज पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। ये एक प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक प्रमेय है जो क्या कहती है, देखिए कि कोई दो संख्याएं या कोई दो पूर्णांक, कुछ भी कह सकते हैं आप, कोई दो पूर्णांक a और b है। क्या है, हम संख्या तो हमारे पास बहुत सारी है, 8, 10, 15, 20 ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या को नाराज क्यों करें, इसके लिए उनके लिए क्या करते हैं, हम कोई मात्रक सिंबल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पहली संख्या क्या है, मान लो a है और दूसरी संख्या कोई b है। इस तरह से कोई भी दो पूर्णांक है, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक प्लस की संख्या है, ऐसी अगर कोई दो संख्याएं है तो इनके लिए दो और ऐसी अद्वितीय संख्याएं विद्यमान होगी, q और r, और उनमें एक रिलेशन होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, इसके बारे में हम एकदम निचले लेवल से पढ़ते हैं। आपने छोटी क्लास में सुना होगा ये नाम, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, मतलब कि कोई दो संख्याएं हैं, हम एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग लगाते हैं। मान लो मैंने 10 में 3 का भाग लगा दिया, 10 में 3 का भाग लगा दिया, तो यहां पर 10 को हम क्या कहेंगे, 10 का भाग हो रहा है, 10 का भाग हो रहा है तो 10 क्या है, भाज्य है। 10 का भाग हो रहा है तो 10 क्या है, भाज्य है। इसके बाद 3 से हम भाग कर रहे हैं तो 3 क्या है, 3 है भाजक। 3 से भाग कर रहे हैं तो 3 भाजक, मतलब भाग करने वाला, और 10 का भाग हो रहा है तो 10 क्या है, भाज्य। इसके बाद हम भाग लगाते हैं तो ये भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, और आएगा क्या, 9, 3 तिया 9, तो 10 में से 9 हो गया तो क्या बचेगा, 1। तो इसको हम क्या कहते हैं, भागफल, और ये क्या हो गया, शेषफल। तो इन चारों में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इनमें ये संबंध होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जैसे कि देख लीजिए, भाज्य क्या है, 10 बराबर भाजक, तो भाजक क्या है, 3 इंटू भागफल, तो भागफल भी क्या है, 3 प्लस शेषफल, तो शेषफल क्या है, 1। तो देखिए आप 10 बराबर 3 इंटू 3, इस तरह से अगर कुछ भी हो तो पहले हम गुणा और भाग करेंगे, इसके बाद जोड़ बाकी करेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे गुणा, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, और यहाँ पे प्लस 1, तो ये 10, और इधर भी क्या आ जाएगा, 9 प्लस 1 10, मतलब दोनों साइड क्या है, बराबर, मतलब कि इधर और इधर का ये भाग दोनों क्या है, बराबर, मतलब कि ये प्रमेय क्या है, सही है। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसी से बना है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर a क्या हो जाएगा, भाज्य, b क्या हो जाएगा, भाजक, q क्या हो जाएगा, भागफल, और r क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं हम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, यही कहती है कि किसी भी संख्या को किसी विभाजन के रूप में लिखा जा सकता है। विभाजन मतलब टुकड़ों के रूप में। टुकड़ों के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, जैसे कि a कोई संख्या है तो a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन तीनों के रूप में, बी क्यू प्लस आर। जैसे कि मैंने अभी आपको भाग करके बताया था कि 10 बराबर 3 इंटू 3 प्लस 1, इस तरह से हमने लिखा। जैसे कि और भी कोई संख्या है उसको भी हम लिख सकते हैं। 15 में मैंने मान लो 4 का भाग लगा दिया तो कितनी बार जाएगा, तो ये भी 3 बार जाएगा, 4 या 12,
तो बचेगा कितना 3। तो यहां पर भी कैसे लिख सकते हैं हम 15 को, ये जो 15 हमारा भाज्य है तो 15 बराबर 4 इंटू 3 और प्लस ये 3, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही कह रही है हमको कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसमें क्या दे रखा है और इसमें किताब के हिसाब से चलते हैं। तो किताब क्या कहती है, इसके लिए हम प्रमेय 2.1 को देख सकते हैं कि प्रमेय 2.1 में यही लिखा है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a बराबर bq प्लस r होता है। लेकिन यहां पर एक और शर्त भी दे रखी है कि अगर a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है तो इनके लिए दो और अद्वितीय का मतलब उनके जैसा और कोई दूसरा नहीं हो सकता, उनको कहेंगे अद्वितीय। तो q और r दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक भी उपस्थित होंगे, उपलब्ध होंगे, जिनके लिए क्या संबंध होगा, a बराबर bq प्लस r और साथ ही साथ r की एक सीमा होगी। क्या होगी कि r जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। b के बराबर नहीं हो सकता, b से क्या होगा, छोटा ही होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैंने 12 में मान लो 5 का भाग लगा दिया, 12 में 5 का भाग लगा दिया तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार, ये आया 10 और बचेगा कितना, 2। तो देखना है यहाँ पे a बराबर bq प्लस r का रूप बनाते हैं। a क्या है, यहाँ पे bq का मतलब b इंटू क्यू है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है। तो a क्या है 12, मतलब जो हमारा भाज्य है वो 12 बराबर भाजक, तो भाजक कितना है 5 इंटू भागफल, तो भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल, तो शेषफल भी 2। तो ये शेषफल देखिए r, ये क्या है r और ये क्या है b। भाज्य को हम क्या कहेंगे, भाजक को हम क्या कहेंगे, b कहेंगे। तो ये जो b है वो b से क्या है, देखो b क्या है, r से बड़ा है, b क्या है, r से बड़ा है। और आप कहीं पर भी देख लो ये जो b होगा वो r से बड़ा ही होगा, मतलब कि हमारा जो भाजक है उससे हमेशा ये शेषफल क्या आएगा, छोटा ही आएगा। क्यों छोटा आएगा, क्योंकि अगर ये इससे बड़ा आता तो भाग आगे भी चलता, लेकिन भाग क्यों रुका, क्योंकि ये जो शेषफल है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, तभी हमारा भाग रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं कि कोई भी संख्या हो, उसको कोई भी दो संख्या या कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हो, उनको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर विभाजन के रूप में किस तरह से लिखा जा सकता है, उसके लिए हमें यहाँ पर किताब में बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, 1 2 3 उदाहरण दे रखे हैं। तो इन उदाहरणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई भी प्लस की संख्या। पूर्णांक क्या थे, तो माइनस से शुरू हो रहे थे, माइनस के अनंत से, फिर -3 -2 इस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 1 2 इस तरह से आगे जाएंगे। तो हमको कौन से पूर्णांक लेने, ये सारे पूर्णांक है, हमको कौन से पूर्णांक लेने, हमको सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, मतलब कि इधर वाले सारे, इनको हमको अभी नहीं देखना है। तो सारे धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं हम, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक को, यहाँ पे क्या कहा इसने कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप में लिखा जा सकता है, 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या कहेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, इसने क्या कहा है कि हमको सिद्ध करके बताना है, दिखा के बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। तो ये सब क्या है देखते हैं हम। तो क्या करते हैं, सबसे पहले माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, क्या है, हमने कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। कोई धनात्मक पूर्णांक a है, हमने कोई प्लस की संख्या मान ली a, हम किसी भी संख्या को नाराज करना नहीं चाहेंगे, इसलिए हमने किसको ले लिया, a को ले लिया। अब देखिए आगे ये a है और हमको दर्शाना क्या है,
3q या फिर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2। तो यहां पे देखिए ये आपको BQ प्लस R के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R। तो देखिए यहां पर B की जगह यहां पे अगर 3 मान ले हम, तो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है BQ प्लस R की तरह? तो हम ऐसे ही लिखते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा 3, यहां पर B बराबर हो जाएगा 3। तो देखिए अगर B का मान 3 है, अभी अभी हमने क्या कहा था, यहां पे एक शर्त देखी थी कि जो R है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और B से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए यहां पर अगर B 3 है, ये B 3 है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 0 हो सकता है, क्योंकि 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। B का मान 3 है, तो ये जो R है वो B से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और किससे छोटा है, 3 से। R किससे छोटा है, 3 से, मतलब R 0 से 3 के बीच में है, मतलब कि 0, 1, 2, यही 3 मान R के हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हमने पढ़ी थी उसका उपयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी, A बराबर BQ प्लस R। A बराबर क्या है, BQ प्लस R। अब A बराबर BQ प्लस R है, तो इसमें जो जो मान हमारे पास है वो रख के देखते हैं। इसलिए A बराबर, यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, R का मान अलग अलग उठाते हैं। R का मान सबसे पहले क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो R बराबर 0 लेने पर R बराबर हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब R बराबर हमने 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा इस प्रमेयिका में, A का तो A ही, हमने धनात्मक पूर्णांक क्या माना था, A ही माना था, तो A ही आएगा। बराबर B की जगह यहां पर कौन है, देखिए आप, तो B की जगह क्या है 3, इसने सवाल में ही पहले से दे रखा है 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2, मतलब वहां पे आपको B क्या मानना है, जो Q के आगे है वो क्या होगा, B होगा। तो Q के आगे यहां पर क्या था 3, तो यहां पर B का मान कितना हो गया 3, तो 3 और Q का तो क्या रहेगा, Q ही रहेगा। इसके बाद प्लस R का मान हमने क्या ले लिया, 0, तो यहां पर क्या लगा देंगे 0। तो A बराबर क्या हो गया ये, अब 0 तो किसी में भी जोड़ो क्या फर्क पड़ेगा, वही वापस आएगा। तो A बराबर क्या हो गया 3Q, मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक को हमने 3Q के रूप में लिख दिया। लिखा कि नहीं लिखा, देखिए आप। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और क्या हो जाएगा इसका। अब देखिए आगे, अगर हम क्या लेते हैं, R बराबर 1 लेने पर, R बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया। R बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, तो देखिए A का A बराबर B की जगह क्या है, फिर से 3 और Q का Q और प्लस के बाद R बराबर हमने क्या ले लिया 1, तो R की जगह क्या आ जाएगा 1। तो देखिए A को हमने फिर से किस रूप में लिख दिया, 3Q प्लस 1। A को किस रूप में लिख दिया, 3Q प्लस 1। साथ ही साथ और भी कर सकते हैं, एक और बात कि R बराबर 2 लेने पर, अब लास्ट मान कौन सा हमारा R का 2, तो R बराबर 2 लेने पर क्या हो गया, तो R बराबर 2 लेने पर फिर से A का A बराबर 3Q, ठीक है ना, 3Q, B की जगह क्या आ जाएगा 3Q और प्लस 2 का 2, मतलब कि R की जगह क्या रख दिया 2। तो देखिए A को, इसी धनात्मक पूर्णांक A को हमने 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 तीनों रूपों में यहां पे लिख दिया। A बराबर 3Q, A बराबर 3Q प्लस 1 और A बराबर 3Q प्लस 2, तीनों रूप इस सवाल के आ गए, इस धनात्मक पूर्णांक के आ गए। तो क्या कह सकते हैं हम फाइनली, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक A को 3Q, 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 के रूप में क्या हो सकता है, लिखा जा सकता है, रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरा लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा सवाल जो है वो सिद्ध हो गया, हमने दर्शा दिया, हमने प्रूव कर दिया
कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक a को 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल मैं आपको करवाऊंगा अलग अलग टाइप के, तो आपको ये पूरी टाइप क्या हो जाएगी, एकदम समझ में आ जाएगी। तो इस सवाल को आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे अब तक मैंने जो भी पढ़ाया आपको उसको भी आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। किसी भी चीज को आप वीडियो पॉज करके नोट कर ले, इसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि वीडियो में मैं आपको उतारने जितना टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि टाइम ज्यादा निकल जाएगा और आपकी अपनी पढ़ाई कम होगी। तो आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हैं एकदम आसानी से। तो ध्यान से उतारना है और इस सवाल को अच्छे से समझना है, और आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में भी आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो देखिए हमारा दूसरा उदाहरण क्या कहता है। दूसरा उदाहरण ये कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है। अब सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के बारे में आप जानते होंगे। सम क्या होता है, विषम क्या होता है। सम संख्या और विषम संख्या आपने पढ़ रखी है। वही संख्या जो 2 के पहाड़े में आती है, 2, 4, 6, 8, ये सारी क्या है, सम संख्या है। इसके बाद इसमें जो बच जाती है 1, 3, 5, 7, ये सारी क्या है, विषम संख्या है। इनके बारे में आप जानते हो। तो इसने क्या कहा है कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक, कोई भी धनात्मक मतलब प्लस का और समपूर्णांक। अब प्लस का समपूर्णांक किस रूप का होता है, 2q का। सम तो किस रूप का होता है, 2q, और कोई विषम पूर्णांक है वो किस रूप का होता है, 2q प्लस 1। तो इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करके बताना है कि वास्तव में ऐसा होता है। तो ये कौन सा उदाहरण है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो दूसरा उदाहरण ये कह रहा है कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम मान लेते हैं कोई भी, जैसे पहले सवाल में माना था, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। हमने कोई a धनात्मक पूर्णांक मान लिया। अब देखो यहाँ पे पिछले सवाल में 3q और 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 इस तरह से दे रखा था। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2q और 2q प्लस 1। तो देख लीजिए यहाँ पर b का मान क्या होगा। तो b का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर bq प्लस r से देखिए। तो देखिए यहाँ पर q के आगे 2 है और यहाँ पे b है, तो b की जगह कौन है, 2। तो यहाँ पर b का मान क्या हो गया, 2 हो गया। तो a और b के लिए देखते हैं हम आगे q और r क्या होंगे। तो q तो हमें यहाँ पे निकालना नहीं है, तो r की बात करते हैं। यहाँ पर b का मान 2 है, तो हमारी शर्त क्या थी कि जो r है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, b से। तो यहाँ पर b क्या है, 2। मतलब कि हमारा जो r होगा यहाँ पर वो 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा और 0 से स्टार्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पर r क्या हो जाएगा, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 तो 2 से छोटा है। अब 2 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या कहा यहाँ पर, r b से छोटा होगा, बराबर नहीं होगा। बराबर के लिए ऐसा चिन्ह लगेगा। ये जो 0 है, r जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन b जो है वो r से हमेशा बड़ा होगा, मतलब कि r b से हमेशा छोटा होगा। दोनों बराबर कभी नहीं होंगे। तो r का मान क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो इस हिसाब से हमने जो पिछली बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया था, वैसे ही करते हैं यहाँ पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, a बराबर bq प्लस r। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जहां पर ये शर्त होती है, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं हम साथ में। इसके बाद सबसे पहले r के हमारे पास 2 मान है, तो वही रख के देखते हैं जैसे पिछली बार पिछले सवाल में रखा था। r बराबर क्या लेंगे हम, 0 लेने पर। तो r बराबर ले लिया 0। r बराबर 0 लेने पर क्या होगा, a का तो a ही रहेगा। b की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर, 2, और q की जगह क्या है, q। इसके बाद प्लस r का हमने मान क्या ले लिया यहाँ पर, 0। तो a बराबर क्या हो गया, 2q। a बराबर क्या हो गया, 2q। तथा अब क्या करेंगे हम, r बराबर क्या ले लेंगे, r बराबर 1 ले लेंगे। r बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 2q, ठीक है ना।
बी क्यू की जगह 2q और प्लस आर की जगह 1। तो देखिए हमने आर को मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में भी लिखा और इस रूप में भी लिखा, लेकिन इसने क्या कहा कि ये तो सम होता है और ये क्या होता है, विषम होता है। ठीक है, तो हम सिद्ध करते हैं इसको कि ये सम क्या होता है और ये विषम क्या होता है। देखिए ध्यान से, अब देखो हम यहां पे सीधा का सीधा कह सकते हैं कोई भी यहां पर क्या होगा, किसी भी पूर्णांक q के लिए सीधा हम कह सकते हैं 2q क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। अब क्यों होगा, हमने सीधा कैसे कह दिया ऐसा कि किसी भी पूर्णांक q के लिए 2q सम पूर्णांक होगा, हमको तो बताना है कि क्यों होता है। तो देखिए ध्यान से, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मैंने ले लिया यहां पर 3 तो एक विषम संख्या है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस 3 में मैं 2 का गुणा कर देता हूं, 3 में 2 का गुणा कर देता हूं तो क्या आएगा, 6। और हमको पता है कि 6 तो कौन सी संख्या है, 6 एक सम संख्या है। कोई भी विषम ले लीजिए आप, या फिर अभी एक विषम लिया आप, सम ले लीजिए 4, तो 4 तो पहले से ही सम है। 4 में भी आपने क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, तो क्या हो गया, 8 हो गया। तो 8 भी सम है, 6 भी सम है। और एग्जांपल ले लीजिए, आपने ले लिया मान लो 7, तो 7 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, लेकिन आपने इसमें 2 का गुणा कर दिया। ये जो मैं ले रहा हूं 3, 4, 7 ये सारे किसके मान है, q के मान है। कोई पूर्णांक क्या है, q है, और इन सारे पूर्णांक हम किसका गुणा कर रहे हैं, 2 का। तो 2 का गुणा करने पर 3 भी कितना हो गया, 6, 4 भी हो गया 8 और 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14। तो ये भी सम, ये भी सम और ये भी सम, मतलब कि कोई भी पूर्णांक अगर q है तो कोई भी q की जगह a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे q लिया है, तो q हो तो अगर उसको हम 2q करते हैं, मतलब कि उसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब ये सम हो गया, तो अगर इसमें हम एक जोड़ देते हैं, अब ये अगर सम है, ये अगर सम है 2q, तो अपने आप 2q प्लस 1 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसलिए 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक होगा। अब क्यों होगा, देखिए ध्यान से, हमने 2q की बात की, मैंने किया यहां पर 2 इंटू 3, तो ये हो गया 2q, आया 6। अब 2 इंटू 3 प्लस 1 कर दूंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7। 2 इंटू 3 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। तो 7 कौन सी संख्या है, विषम संख्या। आपको भी पता है कि किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ दो तो अगली संख्या क्या आएगी, विषम ही आएगी। सम के बाद विषम, विषम के बाद सम, सम के बाद विषम, इस तरह से चलता है। तो 1 जोड़ने पर क्या आएगी, अगली संख्या, और पहली संख्या सम है तो अगली संख्या क्या होगी, विषम। अगर पहली संख्या विषम है तो अगली संख्या क्या होगी, सम। तो देखिए और भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हमने लिया था 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 कितना था, 14। तो 2q है, वो तो क्या है, सम है। लेकिन 2 इंटू 7 प्लस 1 कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 14 और प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 15। और 15 कौन सी संख्या है, विषम। इसलिए हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी पूर्णांक q के लिए 2q एक सम पूर्णांक होगा और 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक होगा। तो ये आपका दूसरे एग्जाम्पल का प्रूव हो गया, ठीक है ना, हमने सिद्ध कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। देखिए यहां पर कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, उसी में उसी का गुणा, जैसे कि 3 लिखा तो 3 में 3 का गुणा, तो वो किसके रूप का होता है, इसने क्या कहा है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मतलब यही दो ही रूप हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये तो वर्ग की बात कर रहे हैं, ये वर्ग है, तो पहले तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है वो हम देखते हैं। तो 3m की बात कर रहे हैं, तो उदाहरण नंबर 3 में हम सबसे पहले क्या मानते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक
ए है, ठीक है ना। अब धनात्मक पूर्णांक ए माना था तो इसे तीन वाली चीज हमने पहले भी लिखी थी पहले सवाल में। तो इसको हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक ए है जिसे हम 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले सवाल में देखा था। तो वही का वही मैंने क्या कर दिया, वापस लिख दिया, क्योंकि ये तो किसकी बात कर रहा है, ये तो वर्ग की बात कर रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का हमको क्या करना है, वर्ग करना है। तो पहले धनात्मक पूर्णांक तो हमारे पास होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक कौन सा, ए है, और ए को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसका हम बारी बारी से क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले a बराबर 3q से, a बराबर 3q लेने से क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या करना है हमको, इस धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करना है मतलब इसी में इसी का गुणा करना है। तो दोनों तरफ क्या करते हैं हम, दोनों तरफ, अब देखिए दोनों के बीच में बराबर है, अब बराबर है तो इसको जो दिया है वो उसको भी देना पड़ेगा, नहीं तो एक नाराज हो जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो a के ऊपर क्या लगा देंगे हम, वर्ग का निशान, a का स्क्वायर, बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, 3q के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर और इधर 3q का स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से यहां पर क्या हो जाएगा, a का तो a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 3q का स्क्वायर है। कोई भी दो संख्या अगर गुणे में है और उनके ऊपर वर्ग का निशान लगा हुआ है तो उस गुणे में जो अलग अलग संख्या है उनका वर्ग हम उनको अलग अलग दे सकते हैं। मतलब इस स्क्वायर को 3 को भी दे दीजिए और q को भी दे दीजिए। तो 3 का वर्ग क्या होता है, आपको पता है 9, 3 का वर्ग क्या होता है 9। तो इसको हम यहाँ पे 9 नहीं लिखते, ठीक है ना, इसको 9 नहीं लिख के थोड़ा सा और आसान करते थे। इसको एक बार हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू 3 ही लिखते हैं, ठीक है। और q के ऊपर स्क्वायर आ गया तो क्या हो गया, q स्क्वायर। तो ये लिख दिया q स्क्वायर, हमने क्या लिख दिया, q स्क्वायर को q स्क्वायर ही लिख दिया। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं हम, 3m लाना है और 3m प्लस 1 लाना है, तो एक बार एक लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 3 तो यहाँ पे आगे है, इस पूरे को अगर हम m मान ले, कोई और संख्या मान ले, इस पूरे को कोई और संख्या मान ले, तो उसकी जगह अगर हम m भी लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m, जहां m बराबर क्या हो गया, 3q स्क्वायर। मतलब कि इस पीछे वाले 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो ये a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3m हो गया, ठीक है। तो ये a स्क्वायर बराबर 3m हमने लिख दिया। मतलब कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है, 3m रूप का होता है। अब एक और आगे बात, 3m प्लस 1 रह गया। तो देखिए आगे, अब देखिए फिर से a बराबर 3q प्लस 1 से, पहले हमने क्या लिया था, a बराबर 3q लिया था। अब क्या लेते हैं हम, a बराबर 3q प्लस 1। तो a बराबर 3q प्लस 1 से क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1 से। देखिए अब क्या करते हैं, फिर से दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, देखिए a का क्या हो गया, a स्क्वायर, और बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। पूरा है तो पूरे के पूरे का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो ये a स्क्वायर और ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए आगे, a स्क्वायर का तो a स्क्वायर ही रहेगा, यहां पे तो एक ही। लेकिन इसको हम कैसे करें, तो इसके लिए आपने 8वीं क्लास में एक सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, और यही सूत्र आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। मतलब कोई दो संख्याएं जोड़ हो रही है और उनको हम जोड़ नहीं सकते। अब a और b क्या है हमको नहीं पता है, तो अगर इनका हमको दोनों का शामिल स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालें, तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब a का स्क्वायर, फिर 2 इंटू a इंटू b और फिर b का स्क्वायर। तो ऐसे ही इसमें लगाते हैं। इस पूरे 3q को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और इस a को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है ना, यहां के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया a स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2, तो ये 2
फिर इंटू ए, तो ए की जगह वापस क्या है 3q ये, और इंटू बी, तो बी की जगह हमने यहाँ पे क्या मान लिया 1 मान लिया, और फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में किसका स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि बी क्या है 1, तो ए स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया 3q का स्क्वायर, तो वही वापस हो जाएगा 3 का स्क्वायर तो 9 और q का q स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1, संख्या संख्या का गुणा कर दो, क्योंकि ये सारे के सारे गुणे में 2 इंटू 3 6 और इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 6, और पीछे q का q, क्योंकि q का गुणा तो हो नहीं सकता इसमें, तो लिखना ही पड़ेगा, और प्लस 1। अब देखिए ये तो अकेला ही 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 का 1 में कितनी भी बार गुणा करो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 है, तो ये तो पूरा अकेला है एक ही है, q इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में q आ रहा है, तो हम क्या करते हैं एक q को क्या ले लेते हैं आगे कॉमन ले लेते हैं, हमने बाहर निकाल दिया q को। इसके बाद 9 और 6 दोनों किसी एक ही पहाड़े में आते हैं, और वो कौन सा पहाड़ा है तो 3 का पहाड़ा, तो दोनों में क्या कॉमन है फिर से 3, तो 3q को हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, और इसको कॉमन ले लिया तो ये जो कॉमन लिया है उसका भाग इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, और वो पूरा किसमें चला जाएगा कोष्टक में चला जाएगा। तो 9q स्क्वायर में 3q का भाग, तो संख्या में संख्या का भाग लगेगा और इस q में q का भाग लगेगा, तो 9 में 3 का भाग कितना आएगा 3 आएगा। q स्क्वायर में q का भाग, तो 2q थे यहाँ पर q स्क्वायर q इंटू q, और इसमें 1q का भाग लग गया, तो 1q क्या हो जाएगा चला जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक ही q बचेगा। फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर अब 6q की बारी, 6q में 3q का भाग लगेगा, तो 6 में 3 का भाग तो क्या आएगा 2, 6 में 3 का भाग 2 बार, और फिर q और q में q का q में भाग, तो q पूरा चला गया, एक ही q है, तो q यहां पर नहीं आएगा, और पीछे अकेला इसके पड़ा है 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो a स्क्वायर बराबर हमको क्या लाना है आपको, पीछे प्लस 1 है, मतलब कि इस रूप के करीब आ रहे हैं हम, तो 3m प्लस 1 जो है 3m प्लस 1 को यहां पे लाने की कोशिश करते हैं, तो किसी एक चीज को क्या मानना पड़ेगा m मानना पड़ेगा, तो 3 तो हमें चाहिए, 3 तो हमें चाहिए, तो 3 के आगे जितना भी उसके साथ गुणे में है, ये पूरा इसके साथ गुणे में है, ये गुणे में है 3 के साथ, तो जितना भी गुणे में है उसको पूरे को हम क्या मान ले, अगर m मान ले तो यहां पर क्या आ जाएगा 3m, तो इसको सीधा क्या लिख दिया m, और पीछे प्लस 1 का प्लस 1, जहां पर m बराबर क्या हो गया ये जो q है, क्योंकि 3 तो हमें चाहिए था, 3 तो रहने दिया, इस पूरे को m लिख दिया, तो q इंटू 3q प्लस 2, m की जगह क्या आ गया q इंटू 3q प्लस 2, तो ये हो गया हमारा m। तो देखिए हमने 3m प्लस 1 में भी लिख दिया, लेकिन अभी तीसरा रूप बाकी है, तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर ले इतने सवाल को, और इसके आगे मैं आपको और करवा रहा हूं, तो इतने को एक बार पॉज करके नोट डाउन कर ले। अब आगे देखिए हमने a बराबर 3q को ले लिया और उसका स्क्वायर कर दिया, फिर a बराबर 3q प्लस 1 को ले लिया उसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या है लास्ट वाला बाकी है, a बराबर 3q प्लस 2 से, अब क्या ले लिया हमने a बराबर 3q प्लस 2 ले लिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब फिर से क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब आगे क्या हो जाएगा देखिए, इधर a का स्क्वायर ये a स्क्वायर बराबर इधर भी क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे इधर a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा बराबर, इधर फिर से वही बात, a इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो एक बार के लिए, या फिर xy मान लो एक बार, क्योंकि a यहां पर ले रखा है इसलिए, तो x प्लस y का होल स्क्वायर वही बात है, या a प्लस b का होल स्क्वायर को तो भी वही बात है, क्योंकि दो कोई भी संख्या होनी चाहिए। तो इस पूरे को a मान लिया, इस पूरे को b मान लिया, तो वही सूत्र a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला सूत्र, तो इसका स्क्वायर पहले का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू पहला 3q इंटू दूसरा 2, फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर फिर से भाई 3q का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और q का क्या हो जाएगा q स्क्वायर, फिर प्लस संख्या का गुणा करो, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, और q का q, इसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 इंटू 2 4। अब देखिए इसमें और इसमें q तो इन दोनों में, लेकिन
यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12 है, तो ये दोनों 3 के पहाड़े में तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आता है। और हमको लास्ट में क्या चाहिए, हमको 3m लाना है या फिर 3m+1 लाना है। तो 3m तो आ गया पहली बार में, दूसरी बार में 3m+1 भी आ गया, लेकिन तीसरा अभी बाकी है, इससे भी क्या आना चाहिए वापस 3m+1। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो इस 4 को हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो 4 को पीछे 1 बचाना है, तो आगे कितने लिखना पड़ेगा, किस रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए आगे a² बराबर 9q² प्लस 12q 12q प्लस इसको अगर हम 3+1 करके लिखते तो हो गया ना, लास्ट में 1 बच गया तो +1 तो आ जाएगा। यहां पर इस पूरे को हल करके हमको क्या लाना है, 3m लाना है। ठीक है, तो 3m लाना है, जिसमें कोशिश करके आप देखिए 9, 12 और 3 तीनों किसके पहाड़े में आते हैं, तो 3 के पहाड़े में आते हैं। तो ये a² बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, a² बराबर इसमें जो भी कॉमन है वो कॉमन निकाल दें हम। तो देखिए 9, 12 और 3 तीनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 तो कॉमन हो गया। लेकिन क्या q यहां पर कॉमन होगा पिछली बार की तरफ, तो q इसमें तो है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं। हमको इन तीनों में से कॉमन लेना है, लास्ट में सिर्फ एक ही बचना चाहिए। तो इन तीनों में से कॉमन लेना है, तो तीनों में से सिर्फ क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है, क्योंकि q इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। जो भी कॉमन निकालना है वो सब में होना चाहिए। इन तीनों में कॉमन निकालना है तो इन तीनों में होना चाहिए, लेकिन q सिर्फ 2 में है, तीसरे में नहीं है, तो इसमें सिर्फ कॉमन क्या होगा, 3। तो 3 कॉमन होगा, तो इस पूरे में क्या हो जाएगा, 3 का भाग लग जाएगा। तो 9q² में 3 का भाग लगा, तो ये 3 है, तो 3 का भाग तो किसमें लगेगा, 9 में, तो ये कितना बचेगा 3, और पीछे q² का q प्लस 12q में 3 का भाग, तो 12q में 3 का भाग किस तरह से लगेगा, तो 12 में 3 का भाग 4 भाग और q का q, इसके बाद प्लस इस 3 में 3 का भाग, तो 3 में 3 का भाग 1 भाग, और ये बंद हो गया कोष्टक, और लास्ट में ये जो 1 है हमारा वो बचा हुआ है, तो ये हो गया 1। अब देखिए 3 तो हमारे पास है, अगर इस पूरे को हम क्या बना ले, m बना ले, तो क्या बन जाएगा, 3m और +1 का +1। तो देखिए यहां पर आगे a² बराबर 3m + 1, जहां पर m बराबर क्या हो गया, ये पूरा 3q² प्लस 4q और +1, ये बात क्या हो गया, पूरा m हो गया। तो हमने देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को पहले तो 3m ने लिखा, फिर से 3m+1 में भी लिखा, और इससे भी किस रूप में लिखा, 3m+1 में। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो ये हमारा सवाल यहाँ पे पूरा होता है कि हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसके लिए हमने पहले क्या लिया, धनात्मक पूर्णांक लिया, जो कि पहले सवाल में भी हमने हल किया था कि कोई धनात्मक पूर्णांक किसके रूप का होता है, ऐसा बताया उसने 3q+1 और 3q+2 के रूप का था। अब ऐसा ही नहीं है कि इसको 3q वाले ही रूप से लिखा जा सकता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक को किसी और रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहां पे लिख दिया 2q+1 और 2q, ये भी लिखा था हमने। इसके बाद और भी हो सकता है, 4q+3 भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रूप इसके बन सकते हैं, लेकिन इन सवालों में यही दे रखा, तो हमने यही पढ़ा। इसके बाद हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना, मतलब HCF निकालना, और इसके बाद आगे हम ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो आज का हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उससे संबंधित काम यहां पर समाप्त होता है, जो कि 3 एग्जाम्पल हमने देख लिए। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट